हेलो एवरीवन। कंटिन्यूइंग थर्मोकेमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी को रेजोनेंस एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, या फिर इसी को बोल सकते हैं रेजोनेंस एंथैल्पी। देखो, रेजोनेंस एनर्जी का सिंबल आर ई यूज कर सकते हैं या फिर डेल्टा एच आर ई, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड का आइडिया होना चाहिए। कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बोनेट का ले लो। कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट को हम लिखते हैं तो एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। कार्बोनेट का अगर कोई बोले कि इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना देंगे, तो ये भी सही है। अगर कोई बोले कि डबल बॉन्ड का पोजीशन हम यहाँ लगाएंगे, तो ये भी स्ट्रक्चर सही है। और ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल होने के वजह से इनका एनर्जी क्या है? सेम। और ये हाइपोथेटिकल है। ये हाइपोथेटिकल है, समझे? हाइपोथेटिकल है। इन्हीं को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जिसको रेजोनेंस का आइडिया है उसको ये बात समझ आ रही होगी। और अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओगे, कार्बोनेट का इन तीनों में से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा बनाते हैं हम समझने के लिए। तो जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो कार्बोनेट का इस टाइप से दिखेगा। कार्बोनेट का रियल स्ट्रक्चर जो होगा उसमें डबल बॉन्ड जो है हर जगह है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हर जगह सी डबल बॉन्ड ओ है। और जो दो निगेटिव चार्ज है, वो निगेटिव चार्ज जो है -2/3 हर ऑक्सीजन पे डिवाइड हो गया है। -2/3। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी क्या होता है? हाई। इनका एनर्जी क्या होता है? हाई। एनर्जी क्या होता है? इनका हाई होता है। और इसका एनर्जी क्या होता है? लो। इसका एक्चुअल में देखा जाए तो लीस्ट एनर्जी होता है, लीस्ट एनर्जी। और ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ कार्बोनेट में तो तीन आइडेंटिकल बन गया। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें अलग टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, किसी का स्टेबिलिटी कम होगा, किसी का ज्यादा। तो अपने को इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखना है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, समझे? यहां से हमें क्या सर्च करना है? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ से अपने को खोजना है ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं उसमें मोस्ट स्टेबल कौन है, और उस मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करना है? रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो इस कन्वर्जन में जो भी एनर्जी का चेंज आएगा, एंथैल्पी आएगा, उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एंथैल्पी। जैसे यहाँ देखो, ये तीनों आइडेंटिकल है, तीनों का एनर्जी सेम है। तो अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाएं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, यहाँ पे देखो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, उसका एनर्जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड, तीनों का एनर्जी यही है। तीनों का एनर्जी लेवल तो यही है, ए, इतना एनर्जी है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो बना है आर एच, उसका एनर्जी थोड़ा कम होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कम होगा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है।
ए मोस्ट स्टेबल और इसका लीस्ट एनर्जी है, और ये भी मोस्ट स्टेबल है, लेकिन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बोनेट का कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लो, उसका एनर्जी क्या है, सेम, कार्बोनेट हो गया। अगर इसको हम, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ध्यान रहे ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल। अब इसको अगर रेजोनेंस हाइब्रिड में हम कन्वर्ट कर देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन है उसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जो भी एंथैल्पी आएगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस, या रेजोनेंस एंथैल्पी, या रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ से अपने को समझ आ गया। ऐसे ही बेंजीन के केस में देख सकते हैं, जो हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, केकुले का स्ट्रक्चर, ऐसे एक्चुअल में बेंजीन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बोले नहीं ऐसा है, तो इसका एक स्ट्रक्चर तो ऐसे भी बना सकते हैं हम, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाया जा सकता है, जिसमें पाई बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और दोनों का स्टेबिलिटी सेम है, मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से देखो, किसी भी मोस्ट स्टेबल दोनों है, तो किसी भी एक को ले लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दिए, बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, जिसमें पाई बॉन्ड हर जगह घूम रहा है, डिलोकलाइज्ड है, तो यह है रेजोनेटिंग रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ए मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्जन के समय जितना भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया, उसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, कि जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, आर हाइपोथेटिकल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर इसका यूज हम कैसे करेंगे, ये तो एक्चुअल में है ही नहीं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, तो इसका एनर्जी हम कैसे बता सकते हैं? सो वी कैन नॉट फाइंड एक्चुअल एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो मोस्ट स्टेबल है, उसका हम एक्चुअल में एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या अप्लाई करेंगे, अल्टरनेट तरीका कोई लगाएंगे। सो वी यूज अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड को यूज करेंगे, जिसमें किसका यूज करेंगे, इन विच वी यूज बॉन्ड एनर्जी डेटा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इन सब का हम यूज करने वाले, बॉन्ड एनर्जी डेटा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब कंबशन एंथैल्पी का डेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा। तो देख लेते हैं आखिर ये डेटा कैसे यूज करना है। अब देखो, अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया है, डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, तो इसको 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड,
अगर इसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हो, 1 मोल सैचुरेटेड कंपाउंड में, तो जो भी यहाँ से एंथैल्पी चेंज आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ से देखो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ से दो सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ से जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ वो क्या है, पाई बॉन्ड। जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो वैलेंसी फ्री हो गया, यहाँ से दो वैलेंसी फ्री हुआ। हाइड्रोजन भी क्या हुआ, आपस में ब्रेक हो गया, इसका भी ए इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ए इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और दो सिग्मा बॉन्ड बना, तो अल्टीमेटली यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। तो एंथैल्पी ऑफ जो हाइड्रोजनेशन है, ये भी हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि वीकर बॉन्ड ब्रेक हुआ है और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वो भी दो दो फॉर्म हुआ है। तो मान लो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है, इसका वैल्यू है एक्स। इसका वैल्यू मान लेते हैं एक्स किलो जूल पर मोल है। तो अगर ऐसा ही दो बॉन्ड ब्रेक करना हो तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, 2x। अगर ऐसा ही तीन बॉन्ड ब्रेक करना हो तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, 3 मोल हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ से तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हर जगह तीन बॉन्ड, 5 बॉन्ड ब्रेक होगा, 6 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो रहा है, 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को 1 मोल सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिए। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 3x किलो जूल पर मोल। तो ये तो हम ऐसे बता रहे हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू है। एक्चुअल में देखेंगे तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड में जाने जाने के लिए जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड में ले जाने के लिए जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा, मींस एनर्जी रिलीज होगा, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो इस एंथैल्पी चेंज को यहाँ पे लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड में ले गया तो एंथैल्पी चेंज क्या है, रेजोनेंस एनर्जी के बराबर। अब देखो इस ऊपर वाले डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो इसको हमने 3 मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन और किसका, इस स्ट्रक्चर का, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ भी तो कर सकते हैं। अगर 3 मोल हाइड्रोजन गैस इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये भी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा, इसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ C6H6। और ये जो वैल्यू है, ए ये वैल्यू अपना क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंट से एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा ये, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजनेशन है यहाँ पे, ये थ्योरेटिकल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये है थ्योरेटिकल वैल्यू। तो इसका तो वैल्यू पता है 3x, ऊपर हमने जो अभी समझा यहाँ पे। तो 3 पाई बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी, एंथैल्पी चेंज आएगा, 3x। अब फिर हेस लॉ अप्लाई करेंगे। हेस लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इस पाथ के थ्रू आओ, इस पाथ के थ्रू। तो चेंज इन एंथैल्पी कितना आएगा, लिख लेते हैं बाई हेस लॉ। तो चेंज इन एंथैल्पी कितना है, 3x। और इस पाथ के थ्रू, और दूसरा ये वाला जो पाथ है इधर, इस पाथ के थ्रू आएंगे तो चेंज इन एंथैल्पी लिखते जाओ। चेंज इन एंथैल्पी, ये रेजोनेंस एंथैल्पी है, प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ C6H6। तो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ
रेजोनेंस या रेजोनेंस एनर्जी कितना आया, 3x माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C6H6। तो यहाँ से अपने को रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। तो रेजोनेंस एंथैल्पी जो है, रेजोनेंस एंथैल्पी वो हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, लेकिन ये कौन सा, कैलकुलेटेड, माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हम निकालेंगे और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो रेजोनेंस एंथैल्पी आ जाएगा। इसके लिए और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं, जैसे देखो ये तो हो ही गया, इसके अलावा अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो किसी भी कंपाउंड का, तो उसके कैलकुलेटेड वैल्यू में से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसे ही मान लो कोई कंपाउंड है जिसका कंबशन का वैल्यू दिया होगा, तो उसका एंथैल्पी ऑफ जो कंबशन होगा उसके कैलकुलेटेड वैल्यू में से एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। या फिर देखो यहाँ पे कोई अपना जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसका एनर्जी ज़्यादा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी ज़्यादा है और रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कम है। तो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड जो भी है उसमें से क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान रहे मोस्ट स्टेबल RS है, तो उसका एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें से कोई भी जो डेटा दिया रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यूज द गिवन डेटा टू कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O इज इक्वल टू 82 किलो जूल मोल इनवर्स। बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे इसका बॉन्ड एनर्जी इधर से दिया है, O डबल बॉन्ड O और N डबल बॉन्ड O दिया है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जीज का डेटा दिया है, तो ये वाला जो वैल्यू दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2O का, ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी दिया है इससे हम N2O का फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो N2O गैस का फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए रिएक्शन लिखो, N2 का 1 मोल और हाफ मोल O2 गैस लगने वाला है। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा इसी को तो बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O गैस। और ये कौन सा वैल्यू होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू। यहाँ से जो आएगा वो कैलकुलेटेड फॉर्मेशन एंथैल्पी होगा। तो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O किस तरह से निकालेंगे, तो बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया है, और जब भी बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया रहता है तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का समेशन कर लेते हैं माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का समेशन करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा किस टाइप का बॉन्ड है। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, और N2O का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा कुछ है, N पे प्लस और यहाँ पे माइनस।
तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिखना है, ये रिएक्टेंट है, इसका बॉन्ड एनर्जी लिखना है तो नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे N2 का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है 946, 946 प्लस O2 का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है, O2 का बॉन्ड एनर्जी थर्ड वाला डेटा है 1/2 ऑफ 498। तो ये रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी हमने लिख दिया, माइनस ये प्रोडक्ट है, माइनस प्रोडक्ट में जो भी बॉन्ड एनर्जी है N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O, उसका बॉन्ड एनर्जी लिखेंगे। तो N डबल बॉन्ड N का बॉन्ड एनर्जी ये दूसरा वाला डेटा है 418 प्लस N डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी है 607, 607। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 170 यूनिट, क्या होगा किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये जो हमने यहाँ से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाला है, ये क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ से देखो एक्चुअल में जो N2 वो होगा गैसियस स्टेट में, तो इसका जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसको किस में कन्वर्ट करना है N2 वो गैस में, और ये क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पे इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट किया है 170 किलो जूल मोल इनवर्स, और इसका तो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू दिया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है 82 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ से देखो पहले एनर्जी ज़्यादा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड में ले जा रहे हैं। तो जो एनर्जी एंथैल्पी का चेंज आएगा, तो एंथैल्पी का चेंज क्या लिखते हैं, एंथैल्पी जो होगा वही रेजोनेंस एनर्जी होगा। तो एंथैल्पी में चेंज कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी कितना है 82 माइनस रिएक्टेंट का है 170, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -88 किलो जूल पर मोल। तो रेजोनेंस का एंथैल्पी जो है वो -88 किलो जूल पर मोल है। अगर यहाँ से रेजोनेंस एनर्जी बोलता, रेजोनेंस एनर्जी, तो उसका वैल्यू लिख देते 88 किलो जूल पर मोल। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब ही है कि ये एनर्जी क्या हुआ है रिलीज, हमें साइन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है यूज द फॉलोइंग डेटा टू कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एंथ्रासिन। यहाँ पे जो डेटा दिया है कि एक पाई बॉन्ड का अगर हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो कितना एंथैल्पी चेंज आता है -28.6 किलो कैलोरी पर मोल। तो एंथ्रासिन को एक्सेस ऑफ H2 के साथ हाइड्रोजिनेशन कराया गया है और इसमें एंथैल्पी चेंज ए वैल्यू दिया है। तो ये कौन सा वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है। कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एंथ्रासिन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि एंथ्रासिन में कितने पाई बॉन्ड हैं। एंथ्रासिन का एक जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, तीन तो इधर हो गया, 2 5 2 7, 7 पाई बॉन्ड है, तो 7 मोल H2 गैस यहाँ पे लगने वाला है और निकल एज ए कैटलिस्ट है। तो अगर 7 मोल हाइड्रोजन गैस देंगे तो एंथ्रासिन सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हम तो यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ
हाइड्रोजिनेशन ऑफ एंथ्रासिन, इसका वैल्यू कितना आएगा? 7 टाइम्स ऑफ एक सिंगल आई बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लग रहा है, उसका 7 टाइम्स, तो -28.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -200.2 किलो जूल मोल इनवर्स। इसके मतलब यहाँ पे 1 मोल का अगर रिएक्शन कराते हैं एंथ्रासिन का एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन में, तो इतना एंथैल्पी चेंज आएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है कि -116.2 किलो कैलोरी पर मोल है, तो यहाँ से रेजोनेंस एंथैल्पी निकाल सकते हैं। रेजोनेंस एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, तो कितना आएगा? -200.2 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 116.2 किलो कैलोरी पर मोल, तो यहाँ से वैल्यू आएगा -84 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो ये देखो एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस आया, क्वेश्चन में बोला रेजोनेंस एनर्जी बताओ, तो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब ये कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 84 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो यहाँ से ऐसे रेजोनेंस एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।